ड्रीम कैंपस के प्लेटफॉर्म से मैं कुमार पंकज कमिंग मेंस पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स अपडेट करा रहा हूं आप लोगों को। इस सीरीज में फर्स्ट वीडियो जो कि एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग पर बेस्ड था वो आप लोगों तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी होगी। आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक्स आपके समक्ष लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं टुडेज टॉपिक्स क्या हैं। Here first topic is from Constitution Attorney General of India, which is belong to part 5 chapter 1st and article 76, and second one is more highlighted topics known as online education. Now come on, the first topics Attorney General of India. Today's first topic is Attorney General of India, which is belong to part 5th of Indian Constitution, chapter 1st and article 76. Here we discuss why this topic is important for point of view of UPSC, UPPSC examination point of view. Here we see that recently the central government has extended the term of K.K. Venugopal as Attorney General for 1 year. We know that K.K. Venugopal is the 15th Attorney General of India appointed in 2017. And here we see another part of this post, that it is the part of Union Executive and highest law officer. And one another thing is that it is only the post which discussed in Indian Constitution. हिंदी माध्यम के छात्र भी समझ लें इसको कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा के वेणुगोपाल जो कि भारत के महान्यायवादी पद पर हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया है। ये 2017 में महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, के पद पर 15वें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हुए थे। और चूंकि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव्स या यूं कहिए संघ मंत्रालय के भाग हैं और साथ में सर्वोच्च न्यायाधिकारी होते हैं, इसलिए भी यह जो टॉपिक है ये यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में यहां यह भी बात ध्यान देने वाली है कि यह एकमात्र टॉपिक है या यूं कहें कि पद है जिसके बारे में भारतीय संविधान में व्याख्या की गई है या स्पष्ट किया गया है। Now we comes on the important and salient features about Attorney General, which is another part of most important topics of our exams point of view. First one is appointment and eligibility, that means नियुक्ति और योग्यता। आखिर किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट का प्रोसीजर क्या होता है और उसके लिए उसे कौन सी योग्यता या क्या एलिजिबिलिटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है वह प्रेसिडेंट करता है, बट ध्यान दीजिएगा ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट कर सकता है। द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में अगर देखें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट के
जो एक जज की पोस्ट होती है उस पर अपॉइंटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, सेम एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल की पोस्ट के लिए भी होनी चाहिए। या इसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है वो हाई कोर्ट में 5 इयर्स एज अ जज वर्क का एक्सपीरियंस रखता हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 इयर्स के लिए एन एमिनेंट जूरिस्ट के रूप में वर्क का एक्सपीरियंस रखता हो। इज दैट क्लियर? टर्म ऑफ द ऑफिस के लिए बात करें अगर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल की पोस्ट के लिए ना तो कोई मिनिमम और ना ही कोई मैक्सिमम टर्म ऑफ द ऑफिस का उल्लेख है। दैट मीन्स उसे कितने वर्षों तक के लिए वर्क करना है यह मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अमूमन यह देखा जाता है चूंकि यह केंद्र सरकार की एडवाइस पर ही अपॉइंट किया जाता है, तो जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट आती है पावर में, तो पूर्व में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर कैंडिडेट होता है वो अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को सौंप देता है और नई गवर्नमेंट की एडवाइस पर प्रेसिडेंट किसी अदर कैंडिडेट को अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर नियुक्त कर देता है। लेकिन यहाँ यह कोई जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट आए वह पुराने अटॉर्नी जनरल को चेंज ही करना चाहे। अगर वह चाहती है तो ऐसा कर सकती है, अदरवाइज सेम अटॉर्नी जनरल को वो कंटिन्यू भी कर सकती है। अब बात आती है अगर रिमूवल की, तो रिमूवल के का ऐसा कोई भी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट किसी कैंडिडेट को किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। तो इसके लिए वह टोटली प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स he she holds office during the pleasure of the president, may be removed by the president at any time. Is that clear? Now we comes on the next point, duties and functions of the attorney general of India. To give advice to the government of India upon legal matters which are referred to her him by the president. Number 1 and next number पे अगर देखना चाहें, to perform such other duties of a legal character that are assigned to her him by the president, to appear on behalf of the government of India in all cases in the Supreme Court or in any case in any high court in which the government of India is concerned. Is that clear? It is the function of Attorney General of India. And the next one is to represent the government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143. Is that clear? What is 143? 143 is power of the President to consult the Supreme Court, which is mentioned in Indian Constitution. Is that clear? और अब हम बात करते हैं इसके राइट्स और लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहले राइट्स के बारे में समझते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट or their joint sitting and any committee of the parliament of which he she may be named a member but without a right to vote. That means जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वह लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि वह उसको वोट का राइट नहीं है। दैट मीन्स सभी चीजों में, सभी कमेटीज में वो शामिल हो सकता है बट वोट मत नहीं दे सकता है, वोट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया enjoys all the privileges
and immunities that are available to a member of parliament. He or she does not fall in the category of government servants. He or she is not debarred from private legal practice. Is that clear? That means he can private legal practice. However, he should not advise or hold a brief against the government of India. It is the main features of about Attorney General of India. And next one is Solicitor General of India and Additional Solicitor General of India. तो यहाँ पर एक चीज यह ध्यान दे लीजिएगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में तो मेंशन किया गया है, बस सॉलिसिटर जनरल और इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इज दैट क्लियर? इन दोनों का वर्क क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की फुलफिलमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असिस्ट करना। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग ऑफिस इन द स्टेट्स। दैट मीन्स जो प्रोसेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट में रखा गया है, सेम सिस्टम करस्पॉन्डिंग ऑफिस इन स्टेट्स में रखा गया है, जो कि आर्टिकल 165 के रूप में भी आप देख सकते हैं। और वहां आर्टिकल 65 पर आप स्टेट के लिए करस्पॉन्डिंग ऑफिस इन द स्टेट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल आप रीड कर सकते हैं। बट वो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। और आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। Yes, the next topic is online education. Online education is most important topics in 2020 because it is highlighted due to COVID-19. आज अगर हम आपसे ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू इंटरेक्ट हैं तो इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण कोविड-19 भी है। और कोविड-19 पीरियड में आपने देखा अप्रोक्सीमेट क्या टोटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो ऑफलाइन मोड में चल रहे थे वह सभी जो सर्विसेज हैं वह बैड हुई और स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स हुई अपनी स्टडी के बारे में। और इसलिए ऑनलाइन एजुकेशंस को गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रमोट किया। Why we discuss here about online education? It is clear that the central government has proposed long-term measures to address social inequalities in online education as highlighted by the COVID-19 pandemic. Is that clear? And the next one we can say that the measures include plans to distribute laptops or tablets to 40% of all college and university students over the next 5 years. And to equip all government schools with information and communication technology. Is that clear? Earlier in April 2020, the center had announced to start the 2020 to 21 academic year virtually. It is the most important points. And if we discuss its important salient features, then here we see the facilitation of online education. First one is we discuss here facilitation of online education. Then we can see here providing laptops and tablets. We discuss here before important and salient features that providing these devices to 4.06 crore students, which is namely
40% of the projected students population by 2026, which year? 2026. Is that clear? The center and states will share the cost in a 60-40 ratio. Which ratio? 60-40 ratio. Is that clear? 60-40 ratio. Installing ICT facilities. What is ICT facilities? The Ministry of Human Resource Development proposes to spend rupees 2,306 crore on developing and translating digital course content and resources over the next 5 years. And another point is, different e-learning techniques will be used like YouTube, Google Classroom, Swayam Prabha portal, direct to home, which is known as DTH, etc. Is that clear? And next one is sanitization and quarantine measures before school reopening. Under this, we see that the measures would include ensuring basic water, sanitizers and hygiene. You can say it, wash facilities, safe drinking water, availability of sanitizer, disinfect cleaning material and equipment for temperature checking. Is that clear? After discussing on installing ICT facilities, here we discuss sanitization and quarantine measures before school reopening, and now we comes on financial support. हम ये जानते हैं कि ये सभी जो फैसिलिटीज हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत मस्ट है। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, उनको ध्यान से आप समझें और आंसर राइटिंग जब आप करें तो इन पॉइंट्स में जो इकोनॉमिकल और सोशल पॉइंट्स हैं इनको जरूर मेंशन करें। देन फर्स्ट वन इज अंडर फाइनेंशियल सपोर्ट is under the composite grant for schools ranging between rupees 25,000 for small schools with less than 100 students and rupees 1 lakh for schools with over 1,000 students for awareness and community mobilization to sensitize parents, students and local leaders about pandemics, social distancing and other preventive measures. Is that clear? And the next point is rupees 1,000 per teacher to encourage them to function as first level counselors, disseminate basic information about COVID-19 and provide digital online mobile education. Is that clear? And the next point you can mention that rupees 1 lakh per school for sanitization and quarantine measures in preparation for the safe reopening of schools. And last you can say that a proposed budget of rupees 55,840 crore to equip government schools above the upper primary level with ICT facilities. ICT facilities जिसके बारे में हम सेकेंड पॉइंट या सेकेंड सेलिएंट फीचर्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर जो आता है कि इन सभी फंक्शंस को लेकर के चैलेंजेस क्या हैं हमारे और गवर्नमेंट्स के पास, क्या चैलेंजेस हैं। देन फर्स्ट वन यू कैन मेंशन दैट सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल inequity. Under social inequity you can mention it that e-learning is a privilege for the students from middle and upper class, but it has proved to be a nuisance for students from the lower middle class and people living below the poverty line, which is known as BPL generally. Marketing of education, next challenge is under marketing of education you can focus on the corporate houses, technology firms and educational institutions
will be working closely to achieve the goals of e-learning, which may aggravate the commercialization of education and exclude the self-dependent tutors and students from economically weak background. That means अगर इसकी मार्केटिंग हो गई तो फिर ये इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड से वीक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ई एजुकेशन काफी दुर्लभ हो जाएगी. एंड one can other point you can mention which is most important, which is known as technological constants. that means जो टेक्नोलॉजी है ये भी इतनी सरल और सुलभ हो कि भारत के नागरिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं वो इन्हें आसानी से परचेज कर सकें और आसानी से इसको एग्जामिन कर सकें, समझ सकें और इसकी पहुंच उन तक हो सके. For students who do not have access to e-resources such as computers, laptops, internet connectivity will not be able to attend classes from home. Is that clear? It is the most important points. And now the teachers too might have technical constraints, and if teachers are equipped, but the same might not be the case for the institution. Is that clear? These are the technological constraints. Now next, come on the next point, lack of practical learning. Under these points we mention that most of the subjects like beauty culture, fashion, design and tailoring, office management, travel and tourism, web designing, etc. need practical learning, so it is difficult to teach them from a distance. That means इन challenges के अंतर्गत आपको जो practical learning है वहां पर भी problem face करनी पड़ेगी. Is that clear? And the last one is here mention that traditional classroom organization. Traditional classroom organization, under this point you can mention that TCO like schools and colleges as social space. हम जानते हैं कि जब फेस टू फेस क्लासेस होती हैं तो एक तरह से जो स्टूडेंट्स होता है और टीचर्स होता है उनमें एक सोशल रिलेशंस बन जाता है और जो गैपिंग होती है वो क्लोज में कन्वर्ट हो जाती है और बच्चा या यूं कहे स्टूडेंट्स टीचर से विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चंस कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है और टीचर्स भी बच्चे की मेंटालिटी को देख करके और बच्चे के नॉलेज के बेसिस पर उसे किसी भी टॉपिक्स पर रिलेटिव एग्जाम्पल्स दे करके समझा सकता है. बट यहाँ पर जो सोशल कल्चर है या यूं कहें सोशल स्पेस है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए. वेयर बाई a student not just learns the academic knowledge but many social skills also are indispensable. That means यहाँ पर students और teachers के बीच में जो interact होता है, जो manners होते हैं, जो other social activities सीख सकता है students, वहां से यह कहीं ना कहीं वंचित हो सकता है. और कुल मिलाकर के जो ऑनलाइन एजुकेशन के अभी डेटा आ रहे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं और इसीलिए ये कहीं ना कहीं इंडिया जैसे कंट्री में चैलेंजिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन एजुकेशन पर जो डिस्कस किया है उसको आप समझ सकते हैं क्योंकि आपके पास जो इक्विपमेंट चाहिए, लैपटॉप, इंटरनेट, इस टाइप्स की जो भी फैसिलिटीज हैं आप तक पहुंच रही हैं, इसीलिए आप हमारे लेक्चर्स को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. लेकिन जरा सोचिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर इक्विपमेंट नहीं है और लाइट्स की भी व्यवस्था नहीं है तो इंटरनेट का तो सोच भी नहीं सकते हैं. और जब शहरों में इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफी लो है तो आप समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी
इसकी स्पीड है वो कहीं ना कहीं वो पावर नहीं दे पाएगी कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये सफिशिएंट हो। इज दैट क्लियर? और टेक्नोलॉजिकल रूप में भी इतने दक्ष ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां के ना तो फैकल्टी और ना ही स्टूडेंट्स इतना अवेयर हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को इसके लिए इतना जल्दी अडॉप्ट कर सकें, और साथ में उस कल्चर से भी वाकिफ नहीं है जो ऑनलाइन एजुकेशन में होना चाहिए। अभी हाल ही में जब ऑनलाइन एजुकेशन की ओर रुझान लोगों का बढ़ा तो वहां पर कई टाइप्स की मिसबिहेव्स को देखने को मिला, स्टूडेंट्स की ओर से भी और टीचर्स की ओर से भी, और हैकर्स का भी उसमें काफी रोल रहा। तो अक्सर स्कूल्स में या किसी इंस्टीट्यूट्स में या स्टूडेंट्स की ओर से या टीचर्स की ओर से कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड कर दिए गए जो कि हैकर्स द्वारा उनके इंस्टीट्यूट के साइट्स को हैक करके उस पर रैंकिंग टाइप में कुछ वीडियोस अपलोड किए गए, जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हुई, इमोशनली लोग हर्ट हुए, जैसा कि एजुकेशन जैसे फील्ड में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो ऑनलाइन एजुकेशन का टॉपिक है ये आपके आने वाले पीसीएस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एट लास्ट हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन पे जो भी पीडीएफ आपको सर प्रोवाइड कराएंगे उसको अच्छे से डिस्कस करें। यहाँ पर काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आपको और भी किसी बारे में ऑनलाइन एजुकेशन से कंटेंट चाहिए तो आप डायरेक्ट सर से कंसल्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जो कि विदिन 24 अपलोड हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और इस पर अच्छे से आप वर्क करें, और 99% आप उम्मीद कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर आपको क्वेश्चन पीसीएस मेंस में मिलेगा। ओके, थैंक यू टू वॉच वीडियो।